अस्सलाम वालेकुम क्लास, कैसे हैं आप सब लोग। हम लोगों का जो कोर्स है हम स्टडी कर रहे थे वो है इंट्रोडक्शन टू एनवायरमेंटल साइंसेस और इसके हम 10 लेक्चर्स पहले कर चुके हैं। आज हम लोगों का जो लेक्चर है लेक्चर नंबर 11। हमारे आज का जो टॉपिक है वो हैं दो टॉपिक्स हैं हमारे आज के टॉपिक के, फ़िज़िकल एस्पेक्ट्स ऑफ एनवायरनमेंट, केमिकल एस्पेक्ट्स ऑफ एनवायरनमेंट। हम लोगों ने जो 10 लेक्चर्स तक जहाँ पे काम किया था उसमें हमने डिटेल से देखा था इन्वायरमेंट क्या होता है, इकोलॉजी क्या है, किस तरह से हमारा इन्वायरमेंट इफ़ेक्ट हो रहा है, किस तरह से कौन कौन सी पोल्यूशन है जो कि किस किस तरह की जो पोल्यूशन है, किस किस तरह से जो पोल्यूशन है वो हमारे इन्वायरमेंट को ख़राब कर रही हैं, जिसमें हमने वाटर पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन, नॉइज़ पोल्यूशन और इस तरह के डिफरेंट पोल्यूशंस को हमने डिस्कस किया था। तो फ़िज़िकल एस्पेक्ट्स क्या हैं इन्वायरमेंट के और केमिकल एस्पेक्ट्स क्या हैं, इनमें मोस्टली वही चीज़ें रिपीट होंगी जो हम अभी तक कर चुके हैं। मसलन हमारे पास फ़िज़िकल एस्पेक्ट में क्या क्या चीज़ें आती हैं। तो फ़िज़िकल इन्वायरमेंट की अगर हम बात करें तो इसमें हमारे पास लैंड, एयर, वाटर, प्लांट्स, एनिमल्स, इन सब चीज़ों को हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। तो ये फ़िज़िकल इन्वायरमेंट के जो मेन कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं वो कौन कौन से हैं, लैंड है, एयर, वाटर, प्लांट्स, एनिमल्स, बिल्डिंग एंड अदर इंफ्रास्ट्रक्चर्स and all of the natural resources that provides our basic needs and opportunities for social and economic development। इसको हम बोलते हैं फ़िज़िकल इन्वायरमेंट। अब ये जो फ़िज़िकल इन्वायरमेंट आपको यहाँ पे एक पिक्चर भी नज़र आ रही होगी कि ये सारे जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं ये मिलकर एक फ़िज़िकल इन्वायरमेंट क्रिएट करते हैं। अब फ़िज़िकल इन्वायरमेंट के बाद अगर हम बात करें केमिकल एस्पेक्ट्स की, इन्वायरमेंट के जो केमिकल एस्पेक्ट्स हैं उनमें क्या चीज़ें आ जाती हैं। इट इज़ डिफाइंड एज स्टडी ऑफ रिसोर्सेज, रिएक्शंस। मैंने आपको बताया भी था, जैसे हमने एयर पोल्यूशन में बात की थी एसिड रेन की। एसिड रेन में हमने देखा था कि किस तरह से प्राइमरी पोल्यूटेंट से फिर सेकेंडरी पोल्यूटेंट्स बनते हैं और फिर किस तरह से उनके फर्दर रिएक्शन से एसिड रेन होती है। ठीक है, तो ये जो है ये चीज़ें केमिकल एस्पेक्ट्स में आती हैं। तो इट कैन बी डिफाइंड एज स्टडी ऑफ द सोर्सेज, रिएक्शंस, ट्रांसपोर्ट, इफ़ेक्ट्स एंड फेट्स ऑफ केमिकल स्पीशीज़ इन एयर, सॉइल एंड वाटर, तीनों में, एयर में, सॉइल में या वाटर में। इसके अलावा इफ़ेक्ट्स ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज़ एंड बायोलॉजिकल एक्टिविटीज़ ऑन दीज, एयर, वाटर और सॉइल, इन पे ह्यूमन एक्टिविटीज़ का क्या इफ़ेक्ट होता है, इसको हम किस तरह से पोल्यूट करते हैं। इसके अलावा नेचुरल सोर्सेज से या आर्टिफिशियल सोर्सेज से या रिएक्शंस की वजह से जब ये ख़राब होते हैं तो इनमें जो इफ़ेक्ट्स आते हैं उनको हम कहाँ पे डिस्कस करते हैं, उनको हम केमिकल एस्पेक्ट्स में, इन्वायरमेंट के केमिकल एस्पेक्ट में इसको डिस्कस करते हैं। यहाँ पे आपके पास एक देखें, आपको एक पिक्चर नज़र आ रही होगी और अगर आपको याद हो तो इसमें वो सारी चीज़ें हम लोगों ने जो पढ़ी नहीं है, जैसे ग्लोबल वार्मिंग हमने पढ़ा था, इसके अलावा एसिड रेन हमने पढ़ा था, ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट हो गया, ओजोन डिप्लीशन है। तो यहाँ पे आप अगर पिक्चर को आप देखो तो आपको नज़र आ रहा होगा कि किस तरह से वुल्कानिक इरप्शन के थ्रू या फॉरेस्ट फायर के थ्रू जो कार्बन के, सल्फ़र के या जो नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स हैं वो इवॉल्व होते हैं, वो एटमॉस्फेयर में जाते हैं और हमारे एटमॉस्फेयर को पोल्यूट करते हैं और वहाँ जाकर ये इस तरह की पोल्यूशन क्रिएट करते हैं, लाइक ग्लोबल वार्मिंग, ओजोन डिप्लीशन या इवन मरीन पोल्यूशन भी। हमने बात की थी उसमें एसिड रेन में कि जब एसिड रेन होती है तो किस तरह से जो केमिकल कंपाउंड्स हैं या इवन हैवी मेटल्स हैं वो किस तरह थ्रू लीचिंग वो जब ओशन में जाती हैं तो एक्वेटिक लाइफ को किस तरह से डैमेज करती हैं। ठीक हो गया, तो यहाँ पर ये एक पिक्चर के थ्रू ये चीज़ सारी एक्सप्लेन की गई है। अब वो ये पोल्यूशन किसी भी तरह से हो सकती है, एग्रीकल्चर, डोमेस्टिक या इवन इंडस्ट्रियल, कुछ भी, हर तरह की जो पोल्यूशन है वो अल्टीमेट हमारे एयर को, वाटर को और सॉइल को डैमेज करती हैं। ठीक, सो द क्लीनलीनेस एंड ब्यूटी ऑफ द इन्वायरमेंट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट फॉर द पीपल्स सेंस ऑफ वेल बींग। ठीक, अ क्लीन हेल्दी इन्वायरमेंट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर पीपल्स फिजिकल एंड इमोशनल वेलबींग। अगर हमारे आपने खुद भी एक एक्सपीरियंस किया होगा, अगर हमारे आसपास का माहौल ही अच्छा ना हो, मतलब एक क्लीनलीनेस नहीं होती, तो हम भी कोई बेटर फील नहीं करते हैं। तो अगर आपके आसपास का माहौल अच्छा हो तो हमारे जो मूड स्विंग्स हैं वो मोस्टली डिपेंड करते हैं इन्वायरमेंट पे कि हम इस वक्त किस तरह के इन्वायरमेंट में मौजूद हैं।
उसके बाद है जी एट अ फंडामेंटल लेवल फैक्टर्स सच एज क्लीन एयर एंड गुड क्वालिटी ड्रिंकिंग वाटर आर वाइटल फॉर पीपल्स फिजिकल हेल्थ। हमारे पास ये दो मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स हैं जो कि कह लो कि इंसानी हेल्थ के लिए, फ़िज़िकल हेल्थ के लिए और इसके अलावा ये बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करती है हमारी फ़िज़िकल हेल्थ पे भी। और जैसे हमने वाटर पोल्यूशन में बात की थी कि अगर हम वो पोल्यूटेड वाटर को इस्तेमाल करते हैं ड्रिंकिंग पर्पसेस के लिए भी, तो बहुत सारी जो डिजीज़ हैं वो कॉज होती हैं, जिनमें डायरिया था, ठीक है, हेपेटाइटिस, इस तरह की बहुत सारी बीमारियां हैं। इसको हम आगे इस लेक्चर में भी हम डिस्कस करेंगे। तो अगर हमारा इन्वायरमेंट ही क्लीन नहीं होगा तो हमारी जो मूड स्विंग्स भी जो हैं वो उस पर भी डिपेंड करते हैं। इवन हमारी फ़िज़िकल और मेंटल हेल्थ वो डायरेक्टली रिलेट करती है हमारे इन्वायरमेंट से। तो हमारा इन्वायरमेंट अगर अच्छा होगा तो हमारी फ़िज़िकल हेल्थ भी अच्छी होगी। तो जो ये दो मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर हैं, एक एयर, क्लीन एयर, दूसरा गुड क्वालिटी ड्रिंकिंग वाटर, इन दोनों को अब हम डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पे एक आपको इन्वायरमेंट दिखाया गया है जो बहुत ही क्लीन और ब्यूटीफुल है, ठीक है। यहाँ पर अगर सर्वाइव किया जाए तो हमारी जो थिंकिंग पावर होती है वो भी डेवलप करती है। हम एक अच्छे माहौल में, इवन हमारी फ़िज़िकल जो हेल्थ होती है वो भी बहुत अच्छी होती है, हम सर्वाइव कर सकते हैं बहुत अच्छी तरह से। तो हार्म टू द इन्वायरमेंट कैन रिड्यूस क्वालिटी ऑफ लाइफ। जितना हम अपने इन्वायरमेंट को ख़राब करते हैं हम अपनी ही लाइफ की क्वालिटी को रिड्यूस करते हैं, ठीक है। ना सिर्फ आज के लिए बल्कि आइंदा आने वाले वक्त के लिए भी हम अपने जो है लाइफ को ख़राब करते हैं अगर हम अपने इन्वायरमेंट को ठीक नहीं कर रहे और उसे मज़ीद ख़राब से ख़राब तर करते जा रहे हैं। तो हार्म टू द इन्वायरमेंट कैन रिड्यूस क्वालिटी ऑफ लाइफ नॉट ओनली फॉर द पीपल लिविंग टुडे बट ऑल्सो फॉर मैनी ईयर्स इन द फ्यूचर। सो द कॉन्सेप्ट ऑफ सस्टेनेबिलिटी इज़ एन इम्पॉर्टेंट। तो सस्टेनेबिलिटी बताने से पहले यहाँ पे आपको एक पिक्चर नज़र आ रही होगी, नीचे देखिएगा। सस्टेनेबिलिटी, नेचुरल इन्वायरमेंट, इकोनॉमिक वाइटैलिटी, हेल्दी कम्युनिटीज़, ये सारी चीज़ें जब मिलती हैं तो हमारा जो इन्वायरमेंट है वो सस्टेन करता है, ठीक है। सस्टेनेबिलिटी क्या होती है? एबिलिटी टू मेंटेन एट अ कॉन्स्टेंट रेट। तो हमें अपने इन्वायरमेंट को सस्टेन करने की ज़रूरत है। हमें ऐसे रूल्स एंड रेगुलेशंस चाहिए या ऐसे सोर्सेज चाहिए जिसकी वजह से हमारा इन्वायरमेंट सस्टेन कर सके। सो द कॉन्सेप्ट ऑफ सस्टेनेबिलिटी इज़ एन इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ सोशल वेलबींग। इट एक्नॉलेजेस that social and economic development need to take place in ways that don't harm present and future well-being by damaging the natural environment and don't harm future well-being by using natural resources in unsustainable ways। अब हम अपने हमारे जो नेचुरल रिसोर्सेज है जिनको हम यूज़ करते हैं, अगर हम अपने नेचुरल रिसोर्सेज को यूज़ करने में कोई बैलेंस नहीं रखते, अगर हम जैसे एक कॉमन सी बात है, जैसे कहा जाता है कि अगर आप ड्राइव कर रहे हो, व्हीकल्स यूज़ कर रहे हो, तो अगर इशारे पे अगर आप खड़े हो तो आपको इंजन बंद रखना चाहिए ताकि आप फ्यूल की जो कंजम्पशन है वो कम से कम हो सके, उसको हम सेव कर सकें। तो ये जो हमारे नेचुरल रिसोर्सेज हैं, अगर हम उनको यूज़ करने में कोई एहतियात नहीं करते, कोई रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं बनाते, तो एक टाइम ऐसा आएगा कि हमारे नेचुरल रिसोर्सेज ख़त्म होना शुरू हो जाएंगे। आहिस्ता आहिस्ता वो कम होंगे और एक टाइम ऐसा आएगा कि वो ख़त्म हो जाएंगे। तो जब नेचुरल रिसोर्सेज ख़त्म हो जाएंगे तो वो हमारी इकोनॉमी को भी जो है वो इफ़ेक्ट करेगा। हमारा फ्यूचर जो है, हमें फ्यूचर के लिए सोचना चाहिए कि हम अगर अभी अपने नेचुरल रिसोर्सेज को इस तरह से डिस्ट्रॉय कर देंगे तो नेक्स्ट उनका ऑल्टरनेट हमारे पास क्या होगा। तो इसलिए हमें सस्टेनेबिलिटी के कॉन्सेप्ट को समझना चाहिए और इसे अप्लाई भी करना चाहिए, ठीक है। तो उसके बाद आ जाइए हमारे इन्वायरमेंटल इंडिकेटर्स जिनकी हमने बात की। फर्स्ट वन इज़ एयर क्वालिटी, सेकेंड वन इज़ ड्रिंकिंग वाटर क्वालिटी। They have direct impact on individual well-being. They relate to the health, cleanliness and beauty of the environment. ठीक, इसलिए ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट दो हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे हैं लेकिन जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है वो एक एयर क्वालिटी है जहाँ पे हमने सर्वाइव करना है। दूसरा ड्रिंकिंग वाटर क्वालिटी, जो हम ज़िंदा रहने के लिए पानी को अगर इस्तेमाल कर रहे हैं, अगर वही वाटर क्लीन नहीं होगा, प्योर नहीं होगा, तो हमें बहुत सी डिजीज़ भी लग सकती हैं जो हमारे लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल भी हो सकती हैं। सो दे हैव डायरेक्ट इम्पैक्ट ऑन इंडिविजुअल वेलबींग। क्लीन एयर एंड गुड क्वालिटी ड्रिंकिंग वाटर आर बोथ नेसेसिटीज़ ऑफ लाइफ।
सो फर्स्ट इंडिकेटर एयर क्वालिटी। एयर क्वालिटी क्या होती है? इट मेजर्स द लेवल ऑफ द सस्पेंडेड पार्टिकल्स दैट आर अ की पोल्यूटेंट एमिटेड बाय मोटर व्हीकल्स, वुड फायर्स एंड इंडस्ट्रियल एमिशन। यहाँ पे ये चीज़ हमने लास्ट में भी पहले भी पढ़ी थी एयर पोल्यूशन में, कि किस तरह से हमारी एयर पोल्यूट होती है, जिनमें सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट रोल होता है लाइक कार्बन के जो ऑक्साइड्स हैं, कार्बन का मोनोऑक्साइड और डाइऑक्साइड, इनके जो मेजर सोर्सेज होते हैं वो होते हैं वोल्केनिक इरप्शंस, नंबर 2 फॉरेस्ट फायर्स। तो इनकी वजह से जो कार्बन के ऑक्साइड हैं वो बहुत ज़्यादा इवॉल्व होते हैं एटमॉस्फेयर में, और वही ऑक्साइड्स जब हवा में जाके फर्दर वाटर वेपर से रिएक्ट करते हैं तो ये सेकेंडरी पोल्यूटेंट्स बनाते हैं। फॉर एग्जांपल कार्बोनिक एसिड है, सल्फ्यूरिक एसिड है, नाइट्रिक एसिड है, और यही एसिड जब रेन वाटर के साथ नीचे आते हैं तो उसको हम एसिड रेन भी बोलते हैं। तो नीचे एक पिक्चर भी दिखाई गई है जिसमें एयर क्वालिटी को बताया गया है कि हमारे पास जो एयर है उसमें जो पार्टिकल्स हैं उनकी परसेंटेज कितनी कितनी है, मतलब इसमें पोल्यूशन है अगर तो वो कितने परसेंट है, कौन से ऑक्साइड्स वो कितनी परसेंट उनकी मौजूद है। तो ये जो हमारी एयर है इसकी क्वालिटी का हमें पता चलता है कि उसमें सस्पेंडेड पार्टिकल किस हद तक है। और वो पार्टिकल्स कौन से होते हैं? जो वोल्केनिक इरप्शन से, व्हीकल से, या इसके अलावा वुड फायर से जो एमिट होते हैं वो सारे ऑक्साइड्स होते हैं जो एयर को पोल्यूट करते हैं। सो एयर पोल्यूशन को अगर हम दोबारा से देखें तो हम इसको काफ़ी डिटेल से पढ़ चुके हैं, अभी जस्ट इसको ब्रीफ थोड़ा सा देखते हैं कि एयर पोल्यूशन कॉज करने के लिए कुछ एजेंट्स होते हैं जिनको हम बोलते हैं पोल्यूटेंट्स। सो एजेंट्स दैट कॉज पोल्यूशन आर कॉल्ड पोल्यूटेंट्स, और ये पोल्यूटेंट दो तरह के होते हैं। फर्स्ट वन प्राइमरी पोल्यूटेंट्स, नेक्स्ट सेकेंडरी पोल्यूटेंट। प्राइमरी पोल्यूटेंट्स क्या होते हैं? जो डायरेक्टली इन्वायरमेंट में इंट्रोड्यूस किए जाते हैं, जैसे फॉरेस्ट फायर से जो डायरेक्टली ऑक्साइड्स बनते हैं वो कार्बन के ऑक्साइड्स होते हैं। इसके अलावा ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड जिनमें सल्फ़र के कंटेंट बहुत ज़्यादा है, अगर उनको बर्न किया जाए तो सल्फ़र के ऑक्साइड, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा COX, मैंने पहले भी हमने ये बात की हुई है, कार्बन के 2 ऑक्साइड हैं, मोनोऑक्साइड, डाइऑक्साइड, इसलिए हम उसको X से रिप्रेजेंट करते हैं कि ये कार्बन के 2 तरह के ऑक्साइड हैं। इसी तरह सल्फ़र के 2 ऑक्साइड हैं, सल्फ़र डाइऑक्साइड, सल्फ़र ट्राइऑक्साइड, तो इसको हम SOX, सॉक्सेस। इसके अलावा नाइट्रोजन के 5 तरह के ऑक्साइड्स होते हैं, जिनमें से 2-3 जो हैं वो कुछ ज़्यादा ही हार्मफुल होते हैं, और इनको NOx, नॉक्सिस बोला जाता है। तो ये प्राइमरी पोल्यूटेंट डायरेक्टली इन्वायरमेंट में इंट्रोड्यूस करवाए जाते हैं। यही पोल्यूटेंट जब इन्वायरमेंट में नेक्स्ट वाटर वेपर से या अदर पोल्यूटेंट से जब ये रिएक्ट करते हैं तो ये सेकेंडरी पोल्यूटेंट्स बनाते हैं, जिनमें मोस्ट कॉमन ये इंपॉर्टेंट जो है वो है सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, कार्बोनिक एसिड, इसके अलावा एक होता है PN, ठीक। और ये सेकेंडरी पोल्यूटेंट है, और यही पोल्यूटेंट जब रेन वाटर के साथ नीचे आते हैं तो ये एसिड रेन कॉज करते हैं। अब एयर पोल्यूशन में हमने 3 तरह के इफ़ेक्ट्स पढ़े थे जो पोल्यूशन कॉज करते हैं। सबसे पहले हमने पढ़ा था ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट। अगर आप लोगों को याद हो तो मैंने आपको बताया था ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट किस तरह से होता है। हमारे पास क्या होता है कि सन से अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस अर्थ पे आती हैं, तो अर्थ से जब टकराती हैं तो जो रिफ्लेक्ट बैक होके वापस IR रेडिएशंस जाती हैं, ये IR रेडिएशन एटमॉस्फेयर से होकर गुजरती हैं। तो एटमॉस्फेयर में मौजूद होती है कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड इन IR रेडिएशंस को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है। किस पर्पस के लिए? ताकि हमारी जो अर्थ का टेम्परेचर है वो नॉर्मल रखा जा सके रात के टाइम हमारी अर्थ का टेम्परेचर इतना हो जाए, नॉर्मल हो जाए कि उस पर सर्वाइव किया जा सके। तो ये रेडिएशन वो टेम्परेचर जो है ना हमें प्रोवाइड करती हैं, जिसकी वजह से हम अर्थ पे सर्वाइव करने के काबिल होते हैं। अगर कार्बन डाइऑक्साइड ना हो तो ये रेडिएशन एब्जॉर्ब नहीं होंगी एटमॉस्फेयर में, और अगर रेडिएशन एब्जॉर्ब नहीं होंगी एटमॉस्फेयर में तो हमारा जो रात के टाइम अर्थ का टेम्परेचर है वो इस हद तक लो हो जाएगा कि हम वहाँ पे सर्वाइव नहीं कर सकते। तो कार्बन डाइऑक्साइड का हमारे एटमॉस्फेयर में होना एक अच्छी बात है, इसकी वजह से हम यहाँ पे सर्वाइव कर सकते हैं। लेकिन होता क्या है, अब हम लोगों ने देखा था कि ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का एक बैलेंस होता है हमारे इन्वायरमेंट में। हम ऑक्सीजन यूज़ करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ करते हैं। प्लांट्स उस कार्बन डाइऑक्साइड को यूज़ करते हैं और ऑक्सीजन को रिलीज़ करते हैं, तो ये एक बैलेंस होता है।
कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का कि जैसे ही वो यूज़ होते हैं उसी तरह वो जो है रिप्रोड्यूस भी हो जाते हैं। लेकिन अब हम लोग क्या करते हैं, इस बैलेंस को ख़राब करते हैं। किस तरह से? हम लोग ऑक्सीजन को तो यूज़ कर रहे हैं, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड जो हम रिलीज़ करते हैं उसको कंज्यूम करते हैं प्लांट्स, और हम प्लांट्स को डिफॉरेस्ट करते जा रहे हैं। हमने डिफॉरेस्टेशन इस हद तक ज़्यादा कर दी है कि ऑक्सीजन तो यूज़ करते जा रहे हैं, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड कंज्यूम कहीं पे नहीं हो रही, और अल्टीमेटली वो इन्वायरमेंट में क्यूमुलेट करती जा रही है। तो एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड का एक लेवल इंक्रीज़ करता जा रहा है। तो जितनी ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड होगी उतनी ज़्यादा ये IR रेडिएशंस को एब्जॉर्ब करेगा, और जितनी ज़्यादा रेडिएशन एब्जॉर्ब करेगा एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर उतना इंक्रीज़ कर जाएगा। तो हम डे बाय डे हमारे जो ग्लोब का टेम्परेचर है वो इंक्रीज़ करता जा रहा है, जिसको हम बोलते हैं ग्लोबल वार्मिंग। ठीक है, जिसको हम बोलते हैं ग्लोबल वार्मिंग, और ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है कार्बन डाइऑक्साइड की कंसनट्रेशन के। जितनी कार्बन डाइऑक्साइड की कंसनट्रेशन ज़्यादा होगी उतना वो IR रेडिएशन को एब्जॉर्ब करेगा, उतना ज़्यादा एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर ज़्यादा होगा, जिसको हम बोलते हैं ग्लोबल वार्मिंग। तो ग्लोबल वार्मिंग भी एयर पोल्यूशन में ही इसको काउंट किया जाता है। उसके बाद थर्ड हमने पढ़ा था एसिड रेन। जब पोल्यूटेंट्स, प्राइमरी और सेकेंडरी पोल्यूटेंट एटमॉस्फेयर में मौजूद होते हैं, जैसे यहाँ पे आपको पिक्चर में नज़र आ रहा है कि यहाँ से फैक्ट्री से या वुल्कानिक इरप्शन कह लो या फॉरेस्ट फायर कह लो, वहाँ से आपके पास सल्फ़र, नाइट्रोजन और कार्बन के ऑक्साइड्स रिलीज़ हो रहे हैं एटमॉस्फेयर में। वहाँ पे ये फर्दर रिएक्ट करके सेकेंडरी पोल्यूटेंट लाइक सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड बनाते हैं, और यही ऑक्साइड जब बारिश के पानी के साथ नीचे आते हैं तो इस रेन को हम बोलते हैं एसिड रेन। और एसिड रेन का सबसे ज़्यादा इफ़ेक्ट होता है जैसे कि कह लो मरीन लाइफ पे तो बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि यही एसिड रेन जब हैवी मेटल्स को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है तो उनको अपने साथ ओशंस में, लेक्स में लेकर जाता है, और वहाँ की जो एक्वेटिक लाइफ है वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब होती है। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था कि हैवी मेटल्स में जो एलुमिनियम है, अगर एलुमिनियम की कंसनट्रेशन फ़िशेस के गिल्स में ज़्यादा हो जाए तो वो उनको सांस लेने में प्रॉब्लम होती है, और बाज़ दफ़ा उनकी डेथ भी हो जाती है। ठीक है, तो इसके अलावा एसिड रेन जैसे अगर किसी बिल्डिंग पे मार्बल वगैरह यूज़ हुआ है तो एसिड रेन उस बिल्डिंग को ज़्यादा अटैक करती है जहाँ पे मार्बल होता है, क्योंकि ये उसको डिस्ट्रॉय कर देती है। उनकी जो कह लो कि शाइन होती है उसको बहुत बुरी तरह इफ़ेक्ट करती हैं। इसके अलावा एसिड रेन जैसे फसलों वगैरह को तबाह कर देती हैं। जहाँ पे भी अगर एसिड रेन किसी ऐसी फसलों वगैरह पे पड़ जाए, दरख्तों पे, कहीं पे भी फॉरेस्ट वगैरह में, तो ये उनको भी इफ़ेक्ट करते हैं। उनकी जो लाइफ टाइम है वो डिक्रीज़ कर जाता है, मतलब उन कह लो कि उसी टाइम उनकी जो कलर वगैरह है, जैसे लीफ ग्रीन होते हैं, वो टर्न कर जाते हैं येलो शेड में, तो आहिस्ता आहिस्ता वो डैमेज होते होते वो एक बिल्कुल ख़त्म हो जाते हैं। तो ये एसिड रेन बहुत बुरी तरह से हमारे इन्वायरमेंट को, हमारी एयर को, एटमॉस्फेयर को ये इफ़ेक्ट करते हैं। उसके बाद लास्ट में हमने पढ़ा था जी ओजोन डिप्लीशन, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, जो हमारी प्रोटेक्टिव लेयर एटमॉस्फेयर के अंदर मौजूद है, और बेसिकली इसका पर्पस होता है जो सन से हार्मफुल UV रेज़ आती हैं। जैसे इस पिक्चर में भी आपने देखा है कि हमारी एटमॉस्फेयर के 4 रीजन हैं, ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, इसके अलावा इसके बाद आता है मीजोस्फेयर एंड देन थर्मोस्फेयर। अब स्ट्रेटोस्फेयर के अंदर क्या होता है, ओजोन लेयर बनती है। स्ट्रेटोस्फेयर के भी 3 रीजन थे, अपर स्ट्रेटोस्फेयर, मिडल एंड लोअर। जो मिडल है वहाँ पे ओजोन बनती है। अब ओजोन का काम होता है सन से आने वाली हार्मफुल UV रेडिएशन को अपने अंदर एब्जॉर्ब करना, और लेस हार्मफुल रेडिएशंस को अर्थ तक आने देना, ताकि हम वहाँ पे सर्वाइव कर सकें। लेकिन हम लोग क्या करते हैं कि ओजोन जो हम लोग क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करते हैं। रेफ्रिजरेटर्स वगैरह, एयर कंडीशनर्स हम यूज़ करते हैं जिनके अंदर बहुत ज़्यादा क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFCs वो मौजूद होते हैं। अब क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स क्या करते हैं, जैसे हमने दिन ब दिन इनका इस्तेमाल ज़्यादा शुरू कर दिया हुआ है, तो जितनी ज़्यादा अमाउंट में क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स एटमॉस्फेयर में जाते हैं वो उतना ज़्यादा ओजोन को डिप्लीट करते हैं। किस तरह? इसमें होता ये है कि जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन है वो जब एटमॉस्फेयर में जाते हैं तो क्लोरीन के फ्री रेडिकल्स जनरेट करते हैं, और वो क्लोरीन के फ्री रेडिकल इस हद तक रिएक्टिव होते हैं कि एक अकेला क्लोरीन का जो रेडिकल होता है वो हज़ारों लाखों की तादाद में ओजोन के मॉलिक्यूल्स को डैमेज कर देता है। तो ओजोन जितनी ज़्यादा डिप्लीट होती जाएगी उसमें
ओजोन की लेयर डिप्लीट करते करते उसमें होल होना शुरू हो जाता है। इवन ओजोन में होल हो भी चुके हैं और इनको डिस्कवर भी किया जा चुका हुआ है। तो जो ओजोन जब डिप्लीट हो जाएगी, उसमें होल हो जाएंगे, तो वो रेडिएशंस जो लेयर के ऊपर एब्जॉर्ब हो जाती थी, अब वो उस होल में से पास करके अर्थ तक आती हैं। तो अर्थ पे जब ये हार्मफुल रेडिएशंस आती हैं तो ये बहुत सारी डिफरेंट डिजीज़ कॉज करता है, जैसे लाइक मलेरिया, स्किन कैंसर, इस तरह की बीमारियां फैलना शुरू हो जाती हैं। तो ओजोन डिप्लीशन भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है। हमें अपनी जो चीज़ें हैं या हमारा जो अपना इस्तेमाल है, उनमें एक बैलेंस क्रिएट करना चाहिए, जिससे हम अपने फ़ायदे के लिए अगर एक चीज़ इस्तेमाल कर रहे हैं तो अल्टीमेटली वो हमें किसी ना किसी और तरह से नुकसान ज़रूर दे रही है। तो हमें इन चीज़ों पे फोकस करना चाहिए कि हमें किस चीज़ को किस लिमिट में रहकर इस्तेमाल करना चाहिए और वो हमारे लिए वापस जो है वो नुकसान कोई ना बना सके। अब पोल्यूशन इन आइदर एयर और वाटर can have significant harmful effects on people's health as well as being harmful to the beauty of the environment। नीचे आप लोगों को दो पिक्चर्स नज़र आ रही होंगी, एक वाटर पोल्यूशन को रिप्रेजेंट कर रही है और दूसरा एयर पोल्यूशन को। यहाँ पे आप देख रहे हो कि एयर किस तरह से पोल्यूट हो रही है, जैसे ये बहुत ज़्यादा फैक्ट्रीज़ वगैरह का या थर्मल पावर प्लांट्स का जो धुआं है वो किस तरह एयर को पोल्यूट कर रहा है। और दूसरी तरफ वाटर पोल्यूशन, यहाँ पे हमारे जितना भी वेस्ट है, चाहे वो डोमेस्टिक है, इंडस्ट्रियल है, एग्रीकल्चरल है, जितना भी वेस्ट है वो जब हम इसी तरह डिस्पोज ऑफ करते हैं जब हम इसी तरह डिस्पोज ऑफ करते हैं तो ये वाटर को किस तरह से पोल्यूट करता है। ये इसी तरह ये डिस्पोज ऑफ करने का जो तरीका है, ये डिकम्पोज नहीं होते हैं। तो जब इनकी लेयर वाटर के ऊपर बनती जाती है तो सन रेज जो हैं वो वाटर के अंदर नहीं जाती, जिसकी वजह से एक्वेटिक लाइफ का भी जो फूड चेन है या लाइफ चेन है वो डिस्टर्ब होता है। तो चाहे पोल्यूशन एयर की हो या वाटर की हो, दोनों ही बहुत ज़्यादा हार्मफुल हैं। तो फर्स्ट इंडिकेटर के बाद हम बात करते हैं सेकेंड इंडिकेटर की, विच इज़ ड्रिंकिंग वाटर क्वालिटी। अब ड्रिंकिंग वाटर क्वालिटी को हम किस तरह से मेजर करते हैं, जैसे हमने पहले बात भी की थी, आपको याद आ गया होगा, BOD COD से अपने वाटर क्वालिटी को मेजर भी किया था। आगे हम उसको डिस्कस करेंगे। अभी हम देखते हैं सेकेंड इंडिकेटर, ड्रिंकिंग वाटर क्वालिटी। इट मेजर्स द परसेंटेज ऑफ द percentage of the population receiving drinking water। Poor quality drinking water can create health risk from waterborne diseases and contaminants। तो कंटेमिनेंट्स पे हमने बात की हुई थी कि कंटेमिनेंट्स क्या होते हैं और वो किस तरह से पोल्यूशन क्रिएट करते हैं। इसके अलावा जो पुअर क्वालिटी ड्रिंकिंग वाटर है वो बहुत सारे हेल्थ रिस्क भी कॉज करते हैं। नीचे भी एक वाटर पोल्यूशन की आप पिक्चर देख रहे होंगे, ये बहुत ही ज़्यादा हार्मफुल है और इसको हमें ठीक करने के बारे में सोचना चाहिए, ना कि हम अपने इन्वायरमेंट को मज़ीद ख़राब करें। तो इनके बारे में कोई ना कोई स्ट्रेटजीज़ होनी चाहिए, लाजमी इनके लिए कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस बनने चाहिए। जैसे वेस्ट मैनेजमेंट का अगर हम देखें तो वो 3R स्ट्रेटजीज़ भी हमें बहुत कुछ बताती है, लेकिन हम उसे भी फॉलो नहीं करते हैं। सो वाटर पोल्यूशन, any physical, biological and chemical change in water quality that adversely affect the living organisms or make water unsuitable for certain use, it is referred as water pollution। water pollution के basically दो sources होते हैं, एक पॉइंट सोर्स और दूसरा नॉन पॉइंट सोर्स। पॉइंट सोर्सेज की समझ भी आती है क्योंकि ये ऐसे सोर्सेज होते हैं जिनको आप आइडेंटिफाई कर सकते हो, और अगर आप आइडेंटिफाई कर सकते हो तो यकीनन आप उसे रोकने के लिए, उसको प्रिवेंट करने के लिए, उसके लिए कुछ ना कुछ आप ज़रूर कर सकते हो। जिन सोर्सेज को आप आइडेंटिफाई कर सकते हो उनके लिए आप कुछ रूल्स बना सकते हो पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए। लेकिन ऐसे सोर्सेज जिनको आप आइडेंटिफाई नहीं कर सकते हो तो वहाँ से जो पोल्यूशन क्रिएट हो रही है उसको आप प्रिवेंट नहीं कर सकते हो। तो ऐसे सोर्सेज ज़्यादा हार्मफुल होते हैं और इनको कहते हैं नॉन पॉइंट सोर्सेज। केमिकल मेजर्स ऑफ वाटर क्वालिटी इंक्लूड्स। अब वाटर की क्वालिटी को हम किस तरह से मेजर कर सकते हैं, जैसे हमने बात की थी, मोस्ट इम्पॉर्टेंट होते हैं BOD और COD। फर्स्ट वन है डिज़ोल्व ऑक्सीजन, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं DO से। सेकेंड वन है केमिकल ऑक्सीजन डिमांड। अब केमिकल ऑक्सीजन डिमांड, सॉरी यहाँ पे मैं इसको आप हाईलाइट कर लीजिएगा, ये DO नहीं है, ये COD है, इसको आप करेक्ट कर लीजिएगा, COD केमिकल ऑक्सीजन डिमांड, C लिखना मैं भूल गई।
थर्ड वन है बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। तो और उसके बाद है पीएच, न्यूट्रिएंट्स, हैवी मेटल्स, सॉइल केमिकल्स, पेस्टिसाइड। इनको मैं यहाँ डिटेल में इसलिए नहीं बता रही क्योंकि हम ये सारी चीज़ें अपने लास्ट लेक्चर्स में पढ़ चुके हैं। अभी जस्ट हम उनको सिर्फ कह लो कि हल्का सा टच कर रहे हैं, तो इन चीज़ों को आपको पता होना चाहिए। उसके बाद है जी नेक्स्ट हमारे पास नेक्स्ट स्लाइड, एक्टिविटीज़ कॉजिंग वाटर पोल्यूशन। अब हम ह्यूमन एक्टिविटीज़ कौन कौन सी हैं जो कि वाटर को पोल्यूट करती हैं और बहुत बुरी तरह से उन्हें जो है ना वो नुकसान पहुंचाती हैं। जैसे यहाँ पे आप एक पिक्चर देख रहे हो, वाटर पोल्यूशन ड्यू टू हैवी मेटल्स, पेस्टिसाइड्स, ऑयल एंड डिटर्जेंट्स। अभी हमारी जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं लाइक लाइफ स्टॉक वेस्ट है, डिटर्जेंट्स हैं। डिटर्जेंट का तो आजकल इस्तेमाल बहुत बहुत ज़्यादा कॉमन हो चुका है और सबसे ज़्यादा हार्मफुल जो है वो यही होता है वाटर को पोल्यूट करने में, क्योंकि डिटर्जेंट्स क्या करते हैं, पहले यूज़ किए जाते थे सोप, लेकिन सोप का जो वो कह लो कि नुकसान कह लो या कुछ भी, हार्ड वाटर में सॉफ्ट अच्छी तरह से काम नहीं करता। हार्ड वाटर में सोप को यूज़ करना कोई अच्छी चीज़ नहीं है क्योंकि वो अच्छी तरह से क्लीनिंग नहीं कर पाता। तो उसका अल्टरनेट जो हम यूज़ करते हैं वो होते हैं डिटर्जेंट्स। डिटर्जेंट्स हार्ड वाटर में भी अच्छा क्लीनिंग करते हैं, लेकिन डिटर्जेंट क्या होते हैं कि इनके अंदर जो फॉस्फेट्स या नाइट्रेट्स होते हैं ये डिकम्पोज नहीं होते। जब ये वाटर के ऊपर एक लेयर बना देते हैं और ये लेयर डिकम्पोज जब कह लो कि बैक्टीरिया वगैरह फंगस जब इनको डिकम्पोज करते हैं तो वो वाटर की ऑक्सीजन को यूज़ करते हैं। तो जब वाटर की ऑक्सीजन यूज़ करेंगे फंगस की लेयर को डिकम्पोज करने में, तो वाटर के अंदर ऑक्सीजन कम हो जाती है। तो जब वाटर के अंदर ऑक्सीजन की कंसनट्रेशन कम होगी तो अल्टीमेटली एक्वेटिक लाइफ जो है वो डिस्टर्ब हो जाएगी। तो डिटर्जेंट बहुत बुरी तरह से, क्योंकि आजकल हम इनका इस्तेमाल बहुत ज़्यादा जो है वो कॉमन हो गया है, इसलिए ये बहुत ज़्यादा वाटर को पोल्यूट करते हैं। इसके अलावा इंडस्ट्रियल वेस्ट है, इंडस्ट्रीज़ का भी बहुत बड़ा हाथ होता है वाटर को पोल्यूट करने में, क्योंकि ये अपना वेस्ट ठीक तरीके से डिस्पोज ऑफ नहीं करते। तो अगर ये स्ट्रेटजीज़ को फॉलो करते हैं तो हमारे जो वाटर की पोल्यूशन है उसको काफ़ी हद तक कंट्रोल किया जा सकता है। इसके अलावा डोमेस्टिक वेस्ट है, एग्रीकल्चर वेस्ट है, ऑयल स्पिलेज है। जैसे अगर मरीन लाइफ की अगर बात करें तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा ये प्रॉब्लम होती है कि बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि कोई शिप वगैरह या ऑयल टैंकर है जो लीक कर गया है, तो वो ऑयल वगैरह जो भी लीक करता है उसमें बहुत सारे कार्सिनोजेनिक कंपाउंड्स होते हैं जो वाटर के अंदर होते हैं। उसी वाटर में एक्वेटिक लाइफ होती है जो अल्टीमेटली उनकी डेथ भी कॉज कर देते हैं। ठीक, उसके अलावा पेस्टिसाइड्स हैं जो हम अपनी क्रॉप्स को उनको बेहतर करने के लिए हम यूज़ करते हैं, उनको पेस्ट से महफूज करने के लिए हम स्प्रे यूज़ करते हैं पेस्टिसाइड्स। तो ये भी वाटर को पोल्यूट करते हैं। सो द डिजीज़ इज़ कॉज्ड बाय पोल्यूटेड वाटर लाइक डायरिया, वोमिटिंग, टाइफाइड। ये सारी हमने लास्ट टाइम भी जब वाटर पोल्यूशन हमने पढ़ी थी, हमने इनको एक लिस्ट में पढ़ा था। तो यहाँ पे आपको एक पिक्चर के थ्रू दिखाया जा रहा है कि पोल्यूटेड वाटर से किस तरह से जो है वो डिजीज़ कॉज करती हैं। सो हमें इन सभी चीज़ों को देखते हुए जो मेजर फैक्टर्स आज हम लोगों ने पढ़े हैं, एक एयर की क्वालिटी, दूसरा वाटर की क्वालिटी, तो हमें अपने फ्यूचर और अपने प्रेजेंट को ठीक करने के लिए, अपने इन्वायरमेंट को ठीक करने के लिए हमें कुछ स्ट्रेटजीज़ बनानी चाहिए, कुछ कंट्रोल मेजर्स होने चाहिए, हर एक चीज़ में रूल्स एंड रेगुलेशंस होने चाहिए, जैसे लॉज बनाने चाहिए। डिफॉरेस्टेशन इस हद तक नहीं होना चाहिए ताकि हमारा इन्वायरमेंट पोल्यूट ना हो। हमारी इंडस्ट्रीज़ को चाहिए कि अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाएं, उनको अपना वेस्ट इस तरह से डिस्पोज ऑफ नहीं करना चाहिए। तो इन सभी चीज़ों पे काम करके हम अपने इन्वायरमेंट को आज और आने वाले वक्त में अपने इन्वायरमेंट को बेहतर बना सकते हैं। हमारे बाद जो नेक्स्ट जनरेशन आएगी उनके लिए, उनकी हेल्थ के लिए ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है कि हम अपने इन्वायरमेंट को साफ़ रखें। उसके लिए हमें कुछ स्टेप्स लेने चाहिए। तो हमें कुछ ना कुछ ऐसी स्ट्रेटजीज़ करनी चाहिए जिससे हम अपने इन्वायरमेंट को इतना अच्छा कर सकें कि हम उसमें सर्वाइव कर सकें। सो आज का हमारा टॉपिक यहीं पे वाइंड अप होता है। तो नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह हम अगले टॉपिक के साथ मिलेंगे। ओके बच्चों, अल्लाह हाफ़िज़।